जब भी हम राजस्थानी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद योद्धा, उनकी बहादुरी की कहानियां, कवि, संत, है ना? तो आज हम इसी शौर्य, कल्पना और भक्ति से सजी राजस्थानी भाषा के शानदार साहित्यिक इतिहास के सफर पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ एक भाषा की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति की आत्मा की आवाज है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले देखेंगे कि ये भाषा पैदा कैसे हुई, फिर इसकी अलग अलग बोलियों के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके साहित्य के 4 दौर कौन से थे ये समझेंगे, और हाँ, कुछ खास लिखने के तरीकों यानी जॉनराज पर भी बात करेंगे, और आखिर में उन बड़े बड़े लेखकों से मिलेंगे जिन्होंने इस भाषा को अमर बना दिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हर भाषा की ना अपनी एक हिस्ट्री होती है, एक फैमिली ट्री होता है। तो चलिए सबसे पहले राजस्थानी भाषा की जड़ों को ही खोदते हैं और देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुई। देखिए, राजस्थानी का जो एवोल्यूशन है ना, वो बहुत लंबा और मजेदार रहा है। इसकी जड़ें वैदिक संस्कृत तक जाती हैं। सोचिए, वहां से ये पाली, प्राकृत, फिर शौरसेनी अपभ्रंश से गुजरी और आखिर में गुर्जरी अपभ्रंश से इसका अपना एक अलग रूप बना जो आज हम जानते हैं। ये जो सफ़र था, ये करीब करीब 1000 साल का था। इसे हम मोटे तौर पर 4 हिस्सों में देख सकते हैं। 11वीं सदी में जो गुर्जरी अपभ्रंश थी, वहां से लेकर आज की जो मॉडर्न राजस्थानी है, हर दौर ने इस भाषा को कुछ न कुछ दिया है। नए शब्द, नए नियम और जबरदस्त साहित्य। हाँ, लेकिन एक बात है, किसी भी भाषा का एग्जैक्ट ओरिजिन पॉइंट पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। राजस्थानी के साथ भी यही केस है। स्कॉलर्स में इस पर डिबेट है। कुछ जैसे सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि ये शौरसेनी अपभ्रंश से आई है। वहीं के.एम. मुंशी और मोतीलाल मेनारिया जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, इसकी जड़ गुर्जरी अपभ्रंश है। तो अब हम भाषा की हिस्ट्री तो समझ गए। अब चलिए राजस्थान की जमीन पर उतरते हैं। कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। तो देखते हैं कि राजस्थानी के कितने अलग अलग रूप और बोलियां हैं। राजस्थानी की बोलियों में जो सबसे बड़ा नाम है वो है मारवाड़ी का। ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली तो है ही, लेकिन इसका जो लिटरेरी फॉर्म है, जिसे डिंगल कहते हैं, अरे वाह, उसकी वीर रस की कविताएं तो पूरे देश में मशहूर हैं। और देखिए, मारवाड़ी भी कोई एक बोली नहीं है, ये तो खुद एक बड़ा परिवार है। इसमें मेवाड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, थली ऐसी कई उपबोलियां हैं। उदयपुर से लेकर सिरोही तक सब जगह इसके अलग अलग स्वाद हैं। हर बोली की अपनी एक अलग मिठास। अच्छा, अब मारवाड़ी यानी पश्चिम से थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं। जयपुर के आसपास का जो इलाका है, वहां हमें ढूंढाड़ी सुनने को मिलती है। और मारवाड़ी की ही तरह ढूंढाड़ी का भी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही कीमती किताबें इसमें लिखी गई हैं। ढूंढाड़ी का एरिया भी काफी बड़ा है। इसमें तोराबाटी से लेके हड़ौती तक कई बोलियां आ जाती हैं। इसका सबसे बड़ा लिटरेरी कंट्रीब्यूशन वो है संत दादू दयाल और उनके अनुयायियों का साहित्य। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने के लिए इसी मीठी बोली को चुना था। तो ठीक है, हमने भाषा को समझ लिया, उसकी बोलियों को भी देख लिया। अब क्या? अब वक्त है एक टाइम मशीन में बैठने का और राजस्थानी लिटरेचर के उन 4 बड़े दौर को देखने का, जिन्होंने इसे वो शक्ल दी जो आज हमारे सामने है। ये जो पूरा लिटरेरी इतिहास है, इसे हम 4 काल या एज में बांट सकते हैं। प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। चलिए एक एक करके देखते हैं कि हर दौर में क्या खास था। हर दौर का अपना एक अलग फ्लेवर है। जैसे प्राचीन काल में आपको तलवारों की खनक और योद्धाओं की कहानियां मिलेंगी। फिर आया पूर्व मध्यकाल, जिसमें भक्ति की एक जबरदस्त लहर चली। उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार और नीति की बातें हुई। और फिर आया आधुनिक काल, जिसने आम आदमी को हीरो बना दिया। तो इन अलग अलग दौर में लिटरेचर तो लिखा गया, पर किस तरह का, किस फॉर्म में? राजस्थानी लिटरेचर के ना कुछ अपने ही यूनिक जॉनर्स हैं, जैसे ख्यात और रासो। चलिए इनको थोड़ा और करीब से समझते हैं। ख्यात का मतलब ही होता है फेम या शोहरत। ये असल में राजा महाराजाओं के ऑफिशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स थे। इसमें उनके खानदान, उनकी इज्जत, उनके कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा होता था। आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने के सरकारी गजेटियर थे। और इस जॉनरे में मोहनोथ नैन्सी का काम, नैन्सी री ख्यात, इतना इंपॉर्टेंट है कि मुंशी देवी प्रसाद ने उन्हें राजपुताने का अबुल फजल कह दिया। मतलब उनकी तुलना सीधे अकबर के महान इतिहासकार से कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो अगर ख्यात प्रोज में हिस्ट्री थी, तो रासो पोएट्री में बहादुरी का डॉक्यूमेंट था। ये वो एपिक पोएम्स थीं जिनमें राजाओं की वीरता, उनकी लड़ाइयों और उनकी जीतों के बारे में बड़े जोशीले अंदाज में लिखा और गाया जाता था।
और रासों की बात हो तो सबसे पहला नाम आता है चंदबरदाई के पृथ्वीराज रासो का। ये चौहान राजा पृथ्वीराज की जिंदगी की महागाथा है। इसके अलावा भी बीसलदेव रासो और खुमाण रासो जैसे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं इस ट्रेडिशन में। तो चलिए अब आखिर में उन लोगों से मिलते हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। उन कलम के सिपाहियों से, उन लिटरेरी जाइंट्स से जिन्होंने पुराने जमाने से लेकर आज तक इस परंपरा को जिंदा रखा है। यहाँ कुछ सबसे बड़े नाम हैं। प्राचीन काल में चंदबरदाई, फिर मध्यकाल में पृथ्वीराज राठौड़ और आगे चलकर सूर्यमल्ल मिसण। इन सब ने ऐसे ऐसे मास्टरपीस लिखे हैं जो आज भी राजस्थानी लिटरेचर की पहचान है। और जब हम मॉडर्न एज की बात करते हैं तो एक नाम को हम भूल ही नहीं सकते, विजय दान देथा। पूरा राजस्थान उन्हें प्यार से बिज्जी कहता था। बिज्जी ने क्या किया? उन्होंने राजस्थान की लोक कथाओं जो गांव में सुनी सुनाई जाती थीं, उनमें एक नई जान फूंक दी। उनकी जो किताब है बातारी फुलवारी, मतलब कहानियों का बगीचा, उसने गांव-गांव की कहानियों को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। और उनके इस कमाल के काम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री और राजस्थान रत्न जैसे बड़े-बड़े सम्मान मिले। तो ये जो सफर हमने किया, इससे एक बात तो साफ है, भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो किसी भी कल्चर का धड़कता हुआ दिल होती है। पुराने जमाने की वीर गाथाओं से लेकर बिज्जी की लोक कथाओं तक ये परंपरा लगातार बदलती रही है, इवॉल्व होती रही है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी अगली पीढ़ी कौन सी कहानियां सुनाएगी? आज के लेखक और कवि इस विरासत को कहां लेकर जाएंगे?